रात के 2:30 बज रहे थे। फिल्म खत्म होने को थी। सरदार उधम को फांसी दे दी गई। दिल भर गया। अचानक मेरी नज़र मेरी 3 साल की बेटी पे पड़ती है। वो खूबसूरत चैन की नींद में है। मैं उसके पास जाकर उसका सर चूमता हूँ। एक आंसू बह निकलता है और मेरा मन और आत्मा का पूटा पूटा सरदार उधम, भगत सिंह और न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स को नमन कर रहा होता है। पतंग उड़ाता है। काटी है किसी की पतंग, मेरे संग पतंग उड़ाएगा। शेर सिंह एक बच्चे से बात कर रहे हैं, उसका ध्यान दर्द से दूर करने के लिए। सुना है 1650 राउंड्स फायर किए गए थे उस दिन। इतना दर्द हुआ होगा उस दिन, आसमां का सीना फाड़ देने जैसा दर्द। कैसे दर्शाए कोई भी उस दिन को, जैसे अपना दिल अपने हाथों से निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करना हो। सुजीत सरकार ने कुछ ऐसा ही किया होगा उस खौफनाक दिन को दिखाने के लिए। सिर्फ खून और चीखें नहीं दिखानी थी दोस्तों, दर्द दर्शाना था। दर्द, ऐसा दर्द जो मौत से बढ़कर था। वो दर्द जो शेर सिंह को शहीद उधम सिंह बना गया। कितनी मेहनत की गई होगी, कितना डेडिकेशन, इतनी डिटेलिंग। चील, कुत्ते, मक्खी, खून से लथपथ कीचड़, लाशों के ढेर, कितना कुछ। सच कहूं तो इस सीन को डिटेलिंग से दिखाने के लिए बहुत करेज चाहिए, क्योंकि आप हिस्ट्री के पन्ने को बस छू कर नहीं निकल रहे, उसे जी रहे हो। सुजीत सरकार, विकी कौशल और उनकी पूरी टीम शायद ही सो पाई होगी कुछ दिनों तक इन सीन्स को फिल्माने के बाद। शायद इस फिल्म से जुड़े कितने ही लोगों कहीं ना कहीं अंदर से बदल गए होंगे। शायद कोई भी इस फिल्म को देखेगा तो कहीं ना कहीं बदल जरूर जाएगा। ये फिल्म की जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप मेरे चैनल पे हैं आदित्य आदि प्लस इत्यादि में फिल्म रिव्यूज से लेके पोइट्री, कहानियाँ, सब कुछ रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है 1931 में, जब शेर सिंह 5 साल की सजा काट कर बाहर निकल रहे हैं। भगत सिंह और उनके साथी को फांसी दे दी गई है। अब शेर सिंह के आगे का सफर अकेला था, अकेला और गमगीन। यहाँ कोई हार्ट थम्पिंग डायलॉग्स नहीं है, ना ही जोश में भर देने वाला कोई गाना। फिल्म का पेस शेर सिंह की अवस्था के साथ चल रहा है। उनकी बोली में ठहराव है और गहरी चोट की गूंज। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी तन्हा हुए हैं, लेकिन ये तन्हाई अलग है जब आपको पता है अंत क्या होने वाला है। शेर सिंह का तन्हा सफर वक्त डिमांड करता है। कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है कि फिल्म का पहला घंटा काफी स्लो है। तन्हाई, मायूसी, दर्द में वक्त धीरे ही गुजरता है ना। 1933 में वो रसिया क्रॉस कर रहे हैं, घुटने बर्फ में धंसे जा रहे हैं। 1934 में वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, डायर मर चुका है और डॉयर को 1940 में वो शूट करते हैं। 21 साल का इंतजार और वो तैयारी। फिल्म में सरदार उधम को माइकल ओडोवर से कई बार मुखातिब होते दिखाया गया है और सीन्स बड़े ही पावरफुल हैं और उस वक्त के ब्रिटिश ब्रेन्स में क्या फफूंद पक रहा था ये दिखाता है। एक सीने में आग लगा देने वाली सीन में ओडोयर कहते हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उनके शब्दों में कहें तो दे डिजर्व्ड इट, जबकि उनकी आंखें उनकी बातें झुठला रही हैं। आवाज में झुंझलाहट है, जैसे खुद को समझा रहे हूं या माफ करने की कोशिश कर रहे हूं, या यूं कहूं कि खून के सैलाब को सफेद चादर से ढकने की कोशिश कर रहे हूं। 1934 से 1940 के सफर में वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से लेकर रसिया तक से सपोर्ट लेते हैं, जो कि सुजीत सरकार ने बड़ी सफाई से दिखाया है। एक कम्युनिस्ट पार्टी की लेडी एलिन पार्मर से उनकी दोस्ती होती है, जिनसे वो मदद मांगते हैं। एक बेहतरीन सीन में एलिन उनसे कहती है, फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ होल वर्ल्ड। यहाँ सरदार उधम बहुत ही संवेदनशील और तर्कशील उत्तर देते हैं, वर्ल्ड यू इक्वल, यू मार्च फॉर इक्वलिटी, आई नो इक्वल, व्हेन माई कंट्री फ्री वी मार्च फॉर इक्वालिटी। ये फिल्म के राइटर्स रितेश शाह और शुभेंदु भट्टाचार्य की जीत है। फिल्म का नॉन लीनियर नैरेटिव यहाँ बखूबी काम करता है, ऐसे जैसे गुजरते वक्त किसी नज़ारे को ठहर के देखने का मौका मिल जाना। नॉन लीनियर नैरेटिव इस फिल्म को थ्रिलर की भी फील देती है और सरदार उधम सिंह के मिस्ट्री को बनाए रखती है। फ्लैशबैक्स फिल्म में यूं ही नहीं आ जाते। जब उधम सिंह टूट रहे होते हैं तो भगत सिंह का फ्लैशबैक ऐसे आता है जैसे भगत उनका हाथ थाम फिर उठने को कह रहे हों। भगत सिंह के 4 फ्लैशबैक्स फिल्म में और उधम सिंह के आइडियोलॉजी के नींव हैं। हर फ्लैशबैक उधम सिंह के बारे में नई इंफॉर्मेशन लेके आती है। उधम सिंह हथियार तो सप्लाई करता है, पर उन्हें खुद बंदूक चलानी नहीं आती। भगत सिंह जब विक्टर हुगो की लेस मिजरेबल्स पढ़ रहे होते हैं तो उधम सिंह हीर रांझा पढ़ रहे हैं। एक खूबसूरत सीन में भगत सिंह बताते हैं
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी। हर इंसान को बराबर समझना और ह्यूमैनिटी में विश्वास होना चाहिए। अमोल पारासर भगत सिंह के किरदार में फ्रेशनेस लेकर आते हैं। मेरे हिसाब से किसी स्टार को ना कास्ट करना उम्दा डिसीजन था, क्योंकि यहाँ स्टार तो उनके विचार थे जिन्हें अमोल पारासर यूथफुल और ह्यूमरस अंदाज में इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। रेशमा सच में थी या नहीं, इसकी कहीं भी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन लेखकों ने जैसे सरदार उधम की कहानी में कविता ढूंढ लिया हो, वो कविता जो शेर सिंह की मासूमियत और लड़कपन से शुरू होकर जालियांवाला बाग में खो जाती है। रेशमा उधम को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नहीं मिलती, वो कविता क्रांति की कहानी बन जाती है। सरदार उधम के अंतिम क्षणों में एक और फ्लैशबैक है जहां रेशमा इशारों से उन्हें बुला रही हो, जैसे वो कविता जो खो गई थी वापस आ रही हो। वनिता संधू ने अपनी आंखों से इस कविता को रचा है। विकी कौशल ने एक के बाद एक बेहतरीन काम किया है, लेकिन इस रोल से जैसे वो अमर हो गए, जैसे खुद इरफान खान साहब का हाथ विकी कौशल के सर था। सच कहूं तो एक पल के लिए भी विकी कौशल ने इरफान खान साहब के कमी ना खलने दी, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। प्रदीप यादव और उनकी टीम के आर्ट डायरेक्शन के कन कन में डिटेलिंग और परफेक्शन है। अविक मुखोपाध्याय की सिनेमेटोग्राफी सुपर्ब है। पंजाब और लंदन के एम्बियंस को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया है। उनकी लाइटिंग और लेंसेज कहानी के साथ लय में रहती है। जैसे सरदार उधम को विदेशों में उन्होंने अक्सर वाइड लेंस में कैप्चर किया है, जिससे वो और भी तन्हा लगता। जालियांवाला बाग के वो सीन्स जिसमें गोली चल रही है वो टाइट फ्रेम्स में है, जबकि शेर सिंह जब घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं उन्हें वाइड लेंस में कैप्चर किया गया ताकि त्रासदी का स्केल समझ आए। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये नाम लेते ही गले में लंप सा आ जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगली सुबह को एक टॉप व्यू शॉट से दिखाया गया है जो मेरे साथ जिंदगी भर रह जाएगा। चंद्रशेखर प्रजापति की एडिटिंग जॉब आसान नहीं रही होगी। कौन से फ्रेम्स रखने हैं जबकि हर फ्रेम सॉलिड हो। फिल्म का नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले को ऐसे एडिट किया गया है जैसे कोई शांत बहती नदी हो। फिल्म 2 घंटे 45 मिनट लंबी है, जो आजकल के समय में काफी लंबी लग सकती है, लेकिन 21 साल के सफर को दिखाने के लिए ये वक्त सार्थक है। फिल्म में स्लो कट्स हैं, जैसे पूरा समय दिया जा रहा हो कि आपका दिलो दिमाग उन भावनाओं को फील ही नहीं, उसे आत्मसात भी करे। शांतनु मोइत्रा की म्यूजिक कहानी का सौम्य साथ देती है। ये न कहीं ओवरपावरिंग है न लाउड, पर्याप्त है, सटीक है। एक हाउंटिंग ट्यून अलग अलग वक्त पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आती है। गाने नहीं है, लेकिन आप सूदिंग सा कुछ सुनना चाहें तो सरदार उधम का जुक बॉक्स सुन सकते हैं। चलिए, बहुत कुछ कह दिया। कप्तान साहब, सुजीत सरकार, आपको प्रणाम। इस जिंगोवुड में एक सेंसिबल ऑनेस्ट फिल्म बनाने के लिए, एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिसे देख अच्छा इंसान बनने का मन करता हो, एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जो बदले की आग से ऊपर अखंड ज्योति है। हर डिपार्टमेंट को सलाम। हिंदी सिनेमा या पूरे सिनेमा जगत में आर्ट को जिंदा रखने के लिए सलाम। हम सभी के अंदर आर्टिस्ट जगाने के लिए। मुझे तो दोस्तों इस फिल्म के एक एक फ्रेम से प्यार है। ये सब मैं बस इमोशनल होकर नहीं कह रहा। मैंने फिल्म दोबारा देखी, जो आजकल मैं अक्सर नहीं करता। 2 बार इसलिए भी देखना ज़रूरी था कि कहीं मैं बारिश के ऊपर बिन भींगे कुछ न लिख दूँ। पूरी तरह से सुजीत सरकार और उनकी टीम के एक्सीलेंस से तरबतर होने के बाद आपसे कह रहा हूँ कि देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा। देखेंगे ना तो खाहिर दिशाओं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। जैसे अन्य दिग्गज यूट्यूब क्रिएटर्स कहते हैं कि सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, तो मैं भी कहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रिव्यूज़, पोइट्री, स्टोरीज़ और पता नहीं जो भी मेरे अंदर क्रिएटिव खलल मस्ती है, मैं इस चैनल के थ्रू निकालता रहूँगा। थैंक यू।